छोटी सी कहानी को लेकर के, जो कहानी हमारे जीवन में हमें नेकी के फ़ायदे बताती है, कर्म फल के बारे में बताती है। और आज का जो पंच लाइन है, कर्म फल भोगना पड़ता है। एक बहुत लंबे समय की बात है, एक गांव में एक लड़के का जन्म होता है और जन्म के कुछ समय के बाद उसके माता पिता दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसके गांव में घर में भी कोई नहीं होता है, ननिहाल में भी कोई नहीं होता है देखभाल करने वाला। इसी दौरान उसको क्या होता है कि उसके आस पड़ोस के लोग जो होते हैं उसको अनाथालय में भर्ती करवा देते हैं। अनाथालय में धीरे धीरे वो बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है, पढ़ने में काफ़ी मेधावी छात्र था, अच्छे नंबरों से पास होता है। और कुछ समय के बाद उसका क्या होता है कि सीधे आर्मी में एक अधिकारी के पद पर चयन हो जाता है। अधिकारी के पद पर चयन हो जाने के दौरान उसकी जो संगत होती है, उसका जो रहना होता है, आर्मी वालों के साथ ही रहना होता है। उसका जो खाना पीना था कैंटीन में होता है, और सारी जो उसकी सैलरी होती है वो पैसा बच जाता था, उसका खर्चा नहीं होता था, क्योंकि उसका जो खाने पीने का जो भी आइटम लगता था वो कैंटीन से उपलब्ध हो जाता था। और गांव पर भी उसका कभी आना नहीं रहता था, क्योंकि गांव पर उसका कोई था भी नहीं और ना ही उसने शादी की थी। कैंटीन में क्या होता है कि वहाँ पर एक छोटे सप्लायर सेठ सूरजमल जी का आना जाना लगातार रहता है। काफ़ी लंबे समय से जान पहचान होती है, तो अच्छा व्यवहार भी बन जाता है, दोनों में बातचीत होती रहती है। कुछ समय के बाद जो सेठ जी होते हैं कहते हैं कि फौजी साहब, आपके पास इतना कुछ पैसा बचा के रखे हैं बैंक में, अगर उसको धंधे में व्यवसाय में लगा दिया जाए तो उसका पैसा बढ़ जाए। तो फौजी साहब कहते हैं कि हमें पैसा कमाने का इतना लालच नहीं है, सरकार ने जो हमें दिया वो हमारे लिए काफ़ी है। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये बात नहीं हमारी समझ में आती है तो हमको ही ये पैसा दे दो ताकि हम अपना धंधा कर लें। तो फौजी साहब कहते हैं कि ये पैसा तो हम तुम्हें दे दें, लेकिन कल को पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी। सेठ कसम खा के कहता है कि मैं पैसा तुम्हारा ईमानदारी से, परिवार की कसम खा के कहता हूँ कि वापस कर दूँगा। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद सेठ फौजी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना काम चला लो, कोई बात नहीं, देना या तुम जानो, तुम्हारा किस्मत जाने, तुम्हारा ही भला हो जाए। सेठ जी पैसा पा करके पूरा पैसा व्यवसाय में लगा देता है। उसका व्यवसाय वहाँ से काफ़ी अच्छा चल निकलता है, बहुत अच्छे से तेज़ी से उसका व्यवसाय चल रहा होता है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो दुकानदारी थी दिन दूनी रात चौगुनी तेज़ी से बढ़ने लगी। धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी जो सेठ की पत्नी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भ से हो जाती है। सेठ को बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है कि चलो हमारा धंधा संभालने वाला हमारा अंश जन्म ले लेगा। उधर क्या होता है कि अचानक बॉर्डर से खबर आ जाती है, जिसके दौरान फौजी साहब को बॉर्डर पर युद्ध में जाने का संदेश दिया जाता है। युद्ध पर कोई वाहन की व्यवस्था होती नहीं है जाने की, तो उनको एक घोड़ी से जाने का मौका मिलता है। और जो घोड़ी होती है बहुत ही बिगड़ैल स्वभाव की होती है, जिस घोड़ी पर वो सवार होते हैं और जैसे ही सवार होते हैं वो घोड़ी रास्ते में रुकती नहीं है, उसका पूरी ताकत के साथ लगाम खींचते हैं, लेकिन उसका गलफर कट जाता है। उसके बाद भी वो घोड़ी रुकने का नाम नहीं लेती है और जा करके उनको युद्ध के बीचों बीच खेमे में खड़ा कर देती है, जिससे वो दुश्मनों की गोलियों का निशाना बन जाते हैं और फौजी साहब वहीं युद्ध में मारे जाते हैं। इधर सेठ जी का कैंटीन में लगातार आना जाना होता है। जब उनको पता चलता है कि फौजी तो युद्ध में मारा गया है, तो वहाँ तो बड़ा दुख प्रकट करते हैं, लेकिन बाहर आकर के बड़ा खुश होते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि हमको पैसा वापस नहीं देना होगा, और आकर के पूरे गांव में मिठाई बंटवाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि उधर सेठ जी की जो पत्नी है उसका समय पूरा होता है, उनके घर में एक सुंदर से बालक का जन्म होता है। बड़ा खुशी होती है, बड़ा न्योता भंडारा करते हैं सेठ जी गांव समाज में, खिलाते पिलाते हैं। धीरे धीरे लड़का बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, उनके व्यापार में हाथ भी बटाने लगता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब लड़का विवाह योग्य हो जाता है तो उसके लिए एक सुंदर सी सुकन्या ढूंढ करके उसकी शादी करा दी जाती है। शादी के ठीक 2 महीने बाद क्या होता है कि एक दिन वह लड़का जो होता है सेठ जी का रोड पार कर रहा होता है। रोड पार करने के दौरान ही उसको अचानक से चक्कर आ जाता है और वहीं पर गिर जाता है, जिससे वहाँ के मौजूद लोग उसको अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। और अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद डॉक्टर लोग उसको बताते हैं, सारा MRI चेकअप कराने के बाद, इसको ब्रेन कैंसर है। सेठ जी को जब पता चलता है सारी बात तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसका पूरा इलाज कीजिए, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, जितना पैसा लगेगा लगाएंगे, लेकिन आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर लोग पूरा ईमानदारी से उसका इलाज करते हैं, पूरा दवाइयाँ चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। जितना कुछ बिल लगातार बढ़ रहा था सेठ जी उसको पे कर रहे थे। इधर लड़के की और तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी।
सेठ जी व्यापार पर ध्यान ना दे करके लड़के पर ध्यान दे रहे थे, जिससे उनका धंधा भी कमज़ोर होता जा रहा था, पैसा भी जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म होती जा रही थी। कुछ दिन के बाद डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया कि हम आपके बेटे को ठीक नहीं कर सकते हैं। आखिर में सेठ जी परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं और एक किसी चमत्कार के इंतज़ार में रहते हैं। लेकिन चमत्कार ना होकर के वो लड़का 2-3 महीने की अपनी पूरी जंग के बाद, बीमारी की जंग के बाद वो ख़त्म हो जाता है। जब लड़का ख़त्म हो जाता है तो पूरे परिवार में हाहाकार मच जाता है। नौकर, माता पिता, पत्नी सब इतना दुखी होते हैं, रो रो के सबका बुरा हाल होता है। जब इतना रोना धोना लगा होता है, उसी दौरान क्या होता है कि वहाँ से साधु लोग गुजर रहे होते हैं। तो साधु लोग जब ये रोने की आवाज़ देखते हैं तो रुक जाते हैं और कहते हैं कि सेठ जी जो होना था सो हो गया, अब किस लिए रोना। सेठ जी को साधु की बात पर बड़ा गुस्सा आता है और कहता है कि हमारे ही साथ आखिर क्यों। तो साधु जी कहते हैं कि ये सब कर्म फल का भोग है, आपने भी तो किसी का पैसा लिया था और वापस नहीं किया। तो सेठ जी झल्ला के कहता है कि पैसा हम वापस करते किसको, वो तो मर गया था। बोला मर तो गया था, लेकिन याद कीजिए वो दिन जब मरा था तो आपने पूरे नगर में, पूरे गांव में मिठाई बंटवाई थी उसके मरने के खुशी में। क्या वो ठीक था, एक जायज़ था, एक मित्रता के नाते। तो सेठ जी बड़ा चुप रह जाते हैं, बड़ा शर्मिंदा होते हैं अपनी बात से। उसके बाद साधु लोग कहते हैं कि हमने मान लिया कि वो मर गया था, लेकिन क्या वो पैसा आप सरकार को वापस नहीं कर सकते थे? क्या वो पैसा किसी ज़रूरतमंद को नहीं दिया जा सकता था? क्या वह पैसा किसी अनाथालय में नहीं लगाया जा सकता था? अगर देने की नीयत होती तो आप वो पैसा वापस कर सकते थे, लेकिन आपकी नीयत में खोट थी, आपको लालच आ गया कि सेठ फौजी तो मर गया, पैसा किसको वापस करना। बड़ा खुशी हुई उस दिन, तो आप बड़ा खुश थे, बड़ा हंस रहे थे। और आज जब आपके साथ घटना घटी, ये वही लड़का जन्म लिया आपके घर में, फौजी, जिसने आपको पैसा दिया था व्यापार करने के लिए। इसने पूरा सूद समेत आपसे शिक्षा में, बीमारी में, पढ़ाई में, सब में वापस ले लिया। और आज आपको कंगाल करके, जिस हाल में आपने धंधा शुरू किया था उस हाल में छोड़ करके चला गया। सारी बात सुनने के बाद सेठ कहते हैं कि चलो मान लिया कि हमने फौजी से पैसा लिया, उसका पैसा वापस नहीं किया, हमारे मन में लालच आ गया, हमारी नीयत खराब हो गई। लेकिन जो हम 2 महीने पहले बहू को ब्याह के लाए थे, इस बहू की क्या गलती? तो कहते हैं इसका भी कर्म फल है। ये वही घोड़ी है पूर्व जन्म की, जिस पर फौजी सवार होकर के गया। पूरी लाख कोशिशें की इसको रोकने की, लेकिन इसके गलफर कट गए और ये दुखी नहीं। और जा करके इसने फौजी को दुश्मनों के बीच छोड़ दिया, जिससे फौजी मारा गया। आज फौजी ने अपना बदला पूरा कर दिया और इसको उस नरक में ला करके छोड़ दिया जहाँ से कहीं की नहीं रही, ना घर की रही, ना घाट की रही। क्योंकि हम जो करते हैं, जो हम बीज डाल देते हैं, वो भले ही हमें ध्यान नहीं रहता, भले ही हमें याद नहीं रहता, वो कब वृक्ष बन के आ जाता है हम जान नहीं पाते हैं। क्योंकि प्रकृति जो है वो हमें सूद समेत वापस करती है और हम जानते नहीं हैं, वो कभी अनदेखा नहीं चीज़ों को करती है। हम लोगों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, अगर अपनी नीयत ठीक करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। अगर हम नीयत खराब करके किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, जैसा इस सेठ जी के साथ। इसलिए अगर इस कहानी से आपको कुछ बातें समझ में आई हो तो आप लोग अपनी भी नीयत को ठीक करें, अपने विचारों को ठीक करें। किसी ने आपका सहयोग किया बुरे समय में, बहुत अच्छी बात, लेकिन उस सहयोग का मतलब ये नहीं कि आप उसका पैसा वापस ना करें। धन्यवाद।